शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो को आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इसे आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम बात करते हैं समुदाय और समाज के हितों की, उनकी जागरूकता की, और इसके अलावा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। उनके लिए भी कई बातें हम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विधि विभाग से प्रोफेसर A.K. नवीन और डॉक्टर दीपांकुर जोशी। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर इनकी आज की इस बातचीत का, इनकी इस चर्चा का जो विषय है वो है भारत में लोकतंत्र की स्थिति, कि भारत में लोकतंत्र किस तरह से काम करता है और इसके आगे क्या कुछ चुनौतियां हैं और कैसे हमारा देश उन चुनौतियों को पार करने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो पेश है इन सभी जानकारियों से भरा हुआ ये कार्यक्रम आपके लिए। सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मना रहे हैं और आज हम अपने स्कूल ऑफ लॉ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज हम लोग के साथ परिचर्चा में भाग ले रहे हैं प्रोफेसर A.K. नवीन, जो स्कूल ऑफ लॉ के निदेशक हैं, और मैं दीपांकुर जोशी, जो समन्वयक हूँ स्कूल ऑफ लॉ का। आज हम चर्चा करेंगे कि ये लोकतंत्र दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, लोकतंत्र का क्या अभिप्राय है, और भारत में लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वो कैसे कार्य कर रही हैं, और लोकतंत्र की समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं हमारे निदेशक स्कूल ऑफ लॉ के प्रोफेसर डॉक्टर A.K. नवीन जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की पृष्ठभूमि के बारे में अपने आप विचार दें। देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट आया खास करके 2007 से, ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव आया था और उसका ऑब्जेक्ट ये था कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें हम इजाफा क्यों न करें, क्योंकि लोकतंत्र होने का एक फायदा ये है कि जहां पर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानव अधिकार की, यह एक ह्यूमन राइट्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप। कहते हैं ना कि ह्यूमन राइट्स जो है, इसके पहले हम कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। जब जनतांत्रिक देश होने के नाते ही ये ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आया और सभी को उपलब्ध है। तो ये 2007 से शुरू किया गया है और खास करके इसमें ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना और एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, कहते हैं ना कि न्याय तक पहुंच सभी की होनी चाहिए, और खास करके जो पार्लियामेंटेरियन है इस इवेंट को, उनको भी अच्छे रूप में मनाया जाना चाहिए। यह है इसका। जी, ये इसकी पृष्ठभूमि है। और इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि 15 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसको एक डिक्लेरेशन, जिसको हम कहते हैं कि लोकतंत्र की डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने, इसलिए 15 सितंबर इसके लिए एक तिथि निर्धारित की गई। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, सभी जगह, देश भर में नहीं पूरे विश्व स्तर पर ये आज लोकतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि दुनिया भर के तकरीबन 166 देशों में आज डेमोक्रेटिक व्यवस्था यानी कि लोकतंत्र का शासन है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो बचे हुए देश हैं वो भी जल्दी ही इस व्यवस्था के साथ सम्मिलित होंगे, ऐसा हमारा मानना है। अब मैं जानना चाहूंगा अपने प्रोफेसर A.K. नवीन सर से कि भारत में अगर हम बात करें तो आजादी की बात से किस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हुई हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, हमारा जो आईना है लोकतंत्र का, दर्पण जिसको कहेंगे, भारत का संविधान है, और लोकतांत्रिक तरीके से ही उसमें जो भी सिद्धांत रखे गए हैं वो उसको पुख्ता करते हैं। जैसे अगर हम प्रियम्बल को उठा के देखें तो इसमें जो शब्द चुन करके रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, बड़े सोच समझ करके, और शब्दावली अगर देखें, लोकतंत्रात्मक शब्द इस्तेमाल किया गया है और एक समाजवादी गणतंत्र की बात की जाती है। तो देखिए, लोकतंत्र का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम बताना चाहेंगे कि एक लोकतांत्रिक वह सरकार है जहां पर जनता के द्वारा, जनता के बीच से और जनता के द्वारा ही चुनी जाती है और उनके लिए ही, उनके हित में कार्य करती है। तो ऐसी सरकारों को हम कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार।
और लोकतांत्रिक सरकार होने के नाते इसमें समाजवादी लोकतंत्र का भी सिद्धांत समाहित किया गया है। समाजवादी लोकतांत्रिक का अर्थ ये होता है कि भाई समाज में भिन्न भिन्न तरीके के लोग हैं, अमीरी है, गरीबी है, तो यहाँ पर एक तरह से जो अमीर और गरीब के बीच में दूरियां हैं उनको सम करने का प्रयास जो है इस तरीके से किया जा सकता है। बहुत अच्छा आपने ये बताया कि भारतीय संविधान किस तरह से जो समाज में अलग अलग वर्ग हैं उनके बीच में समानता लाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। हम जानते हैं कि हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं वो इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। मैं जानना चाहूंगा प्रोफेसर ए के नवीन से कि क्या वाकई में आज हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद 75 वर्ष का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या समानता हम समाज में ला पाए हैं? क्या इक्वलिटी का कंसेप्ट जो हमारे रीढ़ की हड्डी है हमारे संविधान की, उसको हम पूरी तरह से इसको संप्रेषित कर पाए हैं अपने समझ में? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि इक्वलिटी जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी का, ये एक बृहद कॉन्सेप्ट है। इसको कम शब्दों में डिफाइन करना बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि इक्वलिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि भाई विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, और इक्वलिटी के साथ साथ जो है फ्रेटर्निटी, इसके साथ जो लिबर्टी, फ्रीडम, ये तमाम सारी चीजें जुड़ती हैं। तो वही हमने जैसा बताया आपको कि इक्वलिटी जो है इसका जो सिद्धांत है विस्तृत है, इसको कम शब्दों में डिफाइन करना जो है इतना आसान नहीं है। लेकिन थोड़े शब्दों में हम आपको कहना चाहें कि जो विधि का शासन है और विधि के समान संरक्षण दिया गया है, इससे जो है चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी व्यक्ति रूल ऑफ लॉ का शासन होगा, विधि ही बड़ी होगी, व्यक्ति का शासन नहीं होगा, जिससे हम इक्वलिटी को समझ सकते हैं या इक्वलिटी इस रूप में देखी जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल उचित कही। लेकिन एक हम ये भी जोड़ना चाहते हैं कि इक्वलिटी को हम तभी जो है एक स्तर पे ला सकते। देखिए, दो तरह की इक्वलिटी होती है। एक तो होती है नेचुरल, जो प्रकृति ने सबको बराबर किया है, लेकिन प्रकृति के साथ साथ जो है असमानता जहां तक है ये मानवीकृत है, मानव के द्वारा जो है पैदा कर दी गई। तो जो नेचुरल अनइक्वलिटी है, जो प्राकृतिक जो है असमानता है, उसको तो मानव कभी ठीक नहीं कर सकता। लेकिन मानवीकृत जो इंसान, व्यक्तियों या समाज के बीच से आती हैं असमानताएं, उस असमानता को जो है हम राष्ट्र के स्तर पर दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, और इसके प्रयास के लिए संविधान में ऐसे ऐसे प्राविधान रखे गए हैं, सबको हम सम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि एक पिता की दो संतानें हैं, एक को अच्छा एटमॉस्फेयर दे करके, उसके खान पान की व्यवस्था करके अच्छे परिवेश में रखा गया, तो ये स्वाभाविक है कि उसका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगा। और एक को इन चीजों से दूर रख दिया गया, खान पान का ध्यान नहीं रखा गया, एनवायरमेंट अच्छा नहीं दिया गया, तो ये स्वाभाविक है कि भाई देखिए, समान रूप से तो एक ही पिता की संतान है, लेकिन दोनों के डेवलपमेंट में अंतर दिखेगा। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया कि अगर समान परिस्थितियां हों और समान परिस्थितियों में उसका कैसे उसका लालन पालन हुआ है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण जो उसका डेवलपमेंट है उस पर रोल प्ले करता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपको क्या लगता है कि ये एक सफल तरह से जब लोग आज़ाद हुए तब से आज तक की क्या स्थिति है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कितनी सफल रही है? ये देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या अदर्स हो, कोई भी रूल अगर बना है, नियम है, कानून है, तो सबसे बड़ी चीज होता है उसके इम्प्लीमेंटेशन की। और जहां तक भारत का संदर्भ है, तो ये तो सभी जानते हैं कि भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, दुनिया का, अगर चाइना के बाद देखें तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और आपको बताएं कि इस लोकतंत्र में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिस तरीके से कार्य करती है, वो जनता के हित के लिए करती है। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आपने देखा होगा कि लोकतंत्र का जो पैमाना है बहुत आगे तक गया। पहले तो लोग जानते नहीं थे, आज जो है ग्रामीण अंचलों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है स्थापित की जा चुकी है। जैसे आपने भी कहा कि चाइना के बाद मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत होगी, क्योंकि चाइना में पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं
हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोशिश ज़रूर की गई है। चाइना ये दिखाने का प्रयास ज़रूर करता है कि वो लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, लेकिन वहाँ पर अभी भी वन पार्टी सिस्टम है, और जो उनकी जो आपकी मेन काउंसिल है, वही सारे योजनाओं को बनाती है, वो करती है, और लोगों के जो अधिकार हैं वो बड़े रेस्ट्रिक्टेड हैं। चाहे नए व्यवस्था में चाइना ने अपने अंदर बड़ा बदलाव किया हो, लेकिन पूरी तरह से अभी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा उपलब्धि होगी अगर चाइना को भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में लाया जा सके, तो यूनाइटेड नेशंस की। नहीं डॉक्टर साहब, आपकी बातों से मैं एग्री करता हूँ। ये सैद्धांतिक रूप से तो वो ये देखा जाता है कि लोकतांत्रिक है, अगर धरातल पर देखें जैसा आप कह रहे हैं उस आधार पे तो नहीं दिख रहा है लोकतंत्र का। तो मैं अगर ऐसा मैंने कहा तो अधूरा ही है। इसके अलावा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण पक्ष भी हैं जिन पर हमें वे चर्चा करनी चाहिए लोकतंत्र के आज के इस पर्व पर। वो है गरीबी की स्थिति। तो आपको क्या लगता है कि आज आज़ादी के बाद से 75 वर्षों में जो हमारा गरीबी का स्तर था देश में, क्या उसमें कुछ ऐसा गुणात्मक सुधार हुआ है कि आज हम गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों के जीवन यापन के स्तर में कुछ सुधार कर पाए हैं, उनका अपग्रेडेशन कर पाए हैं? लोकतंत्र के संदर्भ में जो भारत का संविधान है, यह जो है जस्टिस की बात करता है, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो संविधान जब लागू किया गया देश में, तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को तो धीरे धीरे जो है इन्फोर्स कर दिया गया। इकोनॉमिक्स जस्टिस को तो नहीं किया जा सका, भाई आय की असमानता को दूर उस समय नहीं किया गया, लेकिन संविधान में स्पष्ट प्राविधान दिए गए हैं कि राज्य जो है अपने नागरिकों के लिए आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। क्योंकि देखिए, एक तरफ फंडामेंटल राइट्स है, दूसरी तरफ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो फंडामेंटल राइट्स एक तरह से संविधान की आत्मा है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो लिटिगेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन बाद की परिस्थितियों में जो पिछले 40-50 सालों में देखने में आया है कि वो जो डायरेक्टिव्स थे राज्यों के लिए जो दिए गए थे, तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आत्मा और शरीर का संबंध है। इसलिए तमाम सरकारों ने प्रयास किया है अपने सोशल वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत गरीबों के लिए बहुत सारी ऐसी जिला स्तर पे, तहसील लेवल पर और राज्य के स्तर पर भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जिससे गरीबी दूर करने का प्रयास किया जा। जहां तक इस वर्तमान सरकार की बात हम कहें तो इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है, खास करके जैसे ग्रामीण अंचल में उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो है प्रोवाइड कराना, क्योंकि उससे तमाम हाउसिंग स्कीम से भी चल रही हैं, हाउसिंग स्कीमें चल रही हैं। और इसके अलावा जैसे गरीब बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट स्कूलों में प्रवेश की बात की जा रही है, और इसके लिए स्पेशल उन्हीं के लिए स्कूल बनाए जाने की भी व्यवस्था की जा रही है, और बहुत सारे स्कूल बन भी गए। हम ये कह सकते हैं कि पिछले 75 वर्षों में जो भी विभिन्न सरकारें रही हैं, सभी लोगों ने मिलकर इस दिशा में काम किया है, लेकिन अभी भी स्थितियां सुधारने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आज भी देश का एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है, और हमें चाहिए कि हम उनकी जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सरकारें प्रयास करें, और ये आगे प्रयास जारी रहे। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है हेल्थ सेक्टर। उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि 75 वर्षों में जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उस पर कितना प्रभाव पड़ा है। 75 वर्षों में हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो कितना ग्रो किया है? देखिए, हेल्थ सेक्टर में चूंकि जो वैसे तो हमारी जुडिशियरी ने इस पे अच्छा काम किया है और हमें समय समय पे जो है डायरेक्टिव्स दिया है, तो हम हेल्थ को भी एक तरह से फंडामेंटल राइट्स हालांकि उस रूप में नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन न्यायपालिका का जो इंटरप्रिटेशन आया तमाम केसेज में, तो हेल्थ को भी एक तरह से ह्यूमन राइट्स का दर्जा दे दिया गया है, और राज्य की ड्यूटी है कि भाई अपने नागरिकों के लिए हेल्थ की व्यवस्था करे। अब चूंकि हेल्थ का सब्जेक्ट भाई ये एक सेंसिटिव मामला है, तो इसके लिए जैसे अभी कोविड का देख लीजिए, तो हमारी इस सरकार ने कोविड को कम करने का बहुत अच्छा प्रयास किया, और इसके लिए जो है जहां जैसी जरूरत, जैसे वेंटिलेटर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, अब चूंकि अचानक कोई ऐसी बीमारी जब आ जाती है तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है। अप्रत्याशित स्थितियां थी, हाँ, तो अप्रत्याशित थी, फिर भी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया और कोशिश किया कि देश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल हैं सभी में कम से कम एक वेंटिलेटर हो, और इसके लिए अरेंज किया और वेंटिलेटर की व्यवस्था की, ऑक्सीजन की व्यवस्था की। ये तो पैंडेमिक की बात रही। अब वैसे आम बीमारियां जैसे हैं तो उसके लिए जो है तमाम हॉस्पिटल्स हैं, और इसके लिए बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे आपके उत्तराखंड में क्या है, आयुष्मान भारत, आयुष्मान के अंतर्गत तमाम जो भी पंजीकृत लोग हैं उनको जो है एक निश्चित अमाउंट तक जो है उनको छूट मिलती है।
एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो पैंडेमिक आया, इसमें सरकार ने इतने बड़े देश में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश में प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन देना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना एक सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें अपनी लोकतांत्रिक सारी संस्थाओं को बधाई के पात्र हैं। और विश्व स्तर पर आज अभी भी यूरोप के बहुत ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो अपने नागरिकों को पूरा वैक्सीनेशन नहीं दे पाए हैं, और 100 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या को वैक्सीनेशन करना, पहले तो इतना वैक्सीन का निर्माण करना, फिर सबको प्रॉपर्ली वैक्सीनेट करना, उसके बाद एक प्रॉपर सर्टिफिकेट जनरेट करना, सबको देना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे लगता है कि भारत जैसे देश के लिए जो सरकारों ने संगठित होकर के, विभिन्न राज्यों की सरकारों ने, केंद्र सरकार ने कार्य किया है, वो सभी इसमें बधाई के पात्र हैं। आज इन विभिन्न विषयों पर हमने चर्चा करने की कोशिश की है कि आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर इन 75 वर्षों में हमारे हेल्थ सेक्टर में, हमारी शिक्षा में, हमारे एम्प्लॉयमेंट में और संविधान को मजबूत करने में क्या क्या सरकार के योगदान रहे हैं, विभिन्न सरकारों की क्या भूमिका रही है। और हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि इस तरह के महत्वपूर्ण दिवस पर इस तरह की परिचर्चाएं लेकर आपके समक्ष हम आते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वार्ता से हमारे जो श्रोतागण हैं वो लाभान्वित होंगे, खासतौर पर विद्यार्थी जो हमारे स्कूल ऑफ लॉ और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। धन्यवाद।